नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनिका आयरन। सबसे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। रेगिस्तानी टिड्डियों को रोकने में नाकाम हो रहे हैं सारे उपाय। 4 राज्य और 40 से ज्यादा जिलों तक फैली हरियाली की दुश्मन टिड्डियां। जून जुलाई में हालात और बिगड़ने की आशंका। हरियाणा में धान की खेती पर रोक के खिलाफ फतेहाबाद में सड़क पर उतरे किसान। सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ लघु सचिवालय का किया घेराव। कहा नहीं मानेंगे धान की खेती घटाने का आदेश। मध्य प्रदेश में चना बेचने के लिए भटक रहे हैं किसान। तिनके, भूसे और फसल के अवशेष के साथ चना बेचने की छूट पर लगी रोक। चने को साफ करने के लिए मजदूरों की कमी ने भी बढ़ाई परेशानी। 27 मई को किसान बचाओ देश बचाओ दिवस मनाने का ऐलान। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखेंगे देश भर के किसान और उनके संगठन। राहत पैकेज और किसान कर्जा मुक्ति की उठाएंगे मांग। और अब खबरें विस्तार से। किसानों ने 27 मई को किसान बचाओ देश बचाओ दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने देश के सभी किसानों और किसान संगठनों से 27 मई को पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने की अपील की है। इन चिट्ठियों में किसान लॉकडाउन के दौरान फल फूल और साग सब्जी से लेकर अनाज तक में हुए नुकसान के मुआवजे और किसानों का कर्ज माफ करने जैसी मांगे सामने रखे। AIKSCC के संयोजक सरदार VM सिंह ने कहा कि सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का तो ऐलान किया, लेकिन इसमें किसानों को कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यूपी के 40 लाख गन्ना किसान परिवारों का चीनी मिलों पर 20,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसे सरकार को ब्याज सहित चुकाने के लिए कदम उठाना चाहिए। सब्जी गई, फल गया, फूल गया, दूध गया, क्या मुआवजा दे रहे हैं? राहत और मुआवजा साथ साथ चलता है ना। क्या मिल रहा है हमें? MSP नहीं मिला हमें। गेहूं का, सरसों का MSP से कम बिक रही है चीजें। हमें क्या मिला पैकेज के अंदर? इसलिए 27 तारीख को, आने वाली 27 तारीख को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कहा है किसान बचाओ देश बचाओ दिवस मनाया जाएगा। अगर किसान नहीं रहेगा तो देश कैसे रहेगा? कौन खिलाएगा आपको? आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान किसान राहत पैकेज और कर्जा मुक्ति जैसी मांगों को लेकर कई बार ऑनलाइन अभियान चला चुके हैं किसान। अगर आपको किसानों की परेशानी समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को गौर से देखिए। इसमें अच्छे खासे टमाटर को यूं ही फेंका जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह काफी शेयर हो रहा है। इसे दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी का बताया जा रहा है। यहां टमाटर 1 रुपए किलो तक पहुंच गया। इसके बाद किसान या व्यापारी ने इसे बेचने के बजाय फेंक देना ही ज्यादा मुनासिब समझा। अगर टमाटर 1 रुपए में मंडी में बिक रहा है तो सोचिए कि किसानों को 1 किलो के लिए कितना दाम मिल रहा होगा। ये देखिए क्या क्या हालत है इस टाइम टमाटर का। एक कितना टमाटर फेंका गया देखिए साहब। कहाँ गई मीडिया, कहाँ गई गवर्नमेंट? आज टमाटर 1 रुपए किलो बिका है गाजीपुर मंडी के अंदर। है कोई? केवल साग सब्जी जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलें उगाने वाले ही नहीं बल्कि अनाज उगाने वाले किसान भी परेशान हैं। मध्य प्रदेश में चने की क्वालिटी को खराब बताकर उसे खरीदने से इनकार किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन और पन्ना जिलों की है। यहाँ चना उगाने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना चना बेचने के लिए नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। वजह इन किसानों से ही सुन लीजिए। यहाँ पे जब सर्वेयर द्वारा माल की जांच की जाती है तो वो तेवड़ा निकाल कर उसमें और उसको फेल कर देती है। अब उसमें क्या है कि एक दो तो यहाँ तेवड़ा पैदा होता ही है, तो वो तो हम बनवाने के बाद भी रह जाता है। अब बनवाने के लिए बहुत भारी समस्या है क्योंकि मजदूर मिलते नहीं हैं और ये बड़ी गंभीर समस्या है। यदि चने में 1-2 दाने भी तिवड़े के यदि मिलते हैं तो नहीं तो लेगा, परंतु इनके पास ऐसा कोई भी आदेश उन्होंने दिखाने से अक्षम रहे और नहीं दिखा पाए। यहाँ पे सरकार ने अपने लिए मापदंड दिए हैं, जैसे कि FM हो गई अपनी मिट्टी प्लस लकड़ी 1% और डैमेज है 3%,
और अदर ग्रेन है 3%, एडमिक्सचर अदर वेराइटी मतलब कोई अन्य वेराइटी है वो 2% तक, मॉइस्चर 14% तक। बाकी जो तेवड़ा है, तेवड़ा 0.0% है, मतलब इस बार सूची से हटा दिया गया। चने में एक भी दाना तेवड़ा मिलता है जी तो उसे सीधे निरस्त किया जाए जी। हाँ, यदि किसान कुछ जबरदस्ती करवा रहा है तो उनका माल वापस कर दिया जाएगा। तो सुना आपने, मिट्टी में उगने वाले चने में न मिट्टी होनी चाहिए और न ही एक भी दाना तेवड़ा। अफसरों की माने तो पिछले साल तेवड़ा को लेकर केंद्र सरकार ने छूट दी थी, लेकिन इस बार इसे खत्म कर दिया गया है, इसीलिए ये परेशानी आ रही है। पिछले साल तेवड़ा में भारत सरकार से 2% की छूट मिली थी तो हम लोगों ने तेवड़ा ले लिया था। इस बार चूँकि कोई छूट नहीं मिली है, इसके कारण परेशानी, तो हम किसान भाइयों से अनुरोध कर रहे हैं कि चने को साफ करके छन्ने से तेवड़ा को निकाल करके लाएं। सरकारी खरीद की सख्ती के बीच खुले बाजार में चने के भाव बहुत कम हैं। ऐसे में इसे MSP पर बेचने के लिए किसानों के पास इसे साफ कराने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। बीनते बीनते भी एक बटरा अगर खसक जाता है तो उसमें भी ये कहते हैं कि ये बटरा, इसमें अभी बटरा है, सिर्फ दोबारा बीमा। अच्छा, 14 दिन से आप केवल बिनाई कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? कितने लोग लगाए हैं? कितने लोग लगे हैं? 6 लोग हम लगाए हैं, कुछ लोग 20 लगाए हैं, कौन 15 लगाते हैं। अच्छा, हमारे 6 लोग लगे। तो अभी तक आपका तोलाई नहीं हुई? नहीं। चना खरीदने के सख्त मानकों का असर इसके खरीद लक्ष्य पर भी पड़ा है। पन्ना की पवई अनाज मंडी में 15,000 क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले अब तक महज 400 क्विंटल चने की ही खरीद हो पाई है। ये बताता है कि इस बार किसानों के लिए चने को MSP पर बेच पाना किस कदर मुश्किल बना हुआ है। मध्य प्रदेश के रायसेन से राजेश रजक और पन्ना से विकास सैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हरियाणा में पहले के मुकाबले आधी जमीन पर धान की खेती करने पर लगाई गई रोक के खिलाफ किसानों की नाराजगी जारी है। फतेहाबाद में सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों के साथ लघु सचिवालय पहुंचे और उसके बाहर GT रोड पर जाम लगा दिया। किसानों ने धान की खेती घटाने के सरकारी आदेश की नाफरमानी करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल खट्टर सरकार ने कहा है कि जो किसान सरकार का आदेश नहीं मानेंगे और पहले जितना ही धान लगाएंगे, उनके धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाएगा। ये कोरोना का भी जो दौर था, ऐसे दौर में इसको ये नीति देके नहीं आनी चाहिए थी। हम इस प्रकार की इस नीति का कड़ा विरोध करते हैं। आज ये चेताने के लिए आए हैं, हम तैयार हैं इस बार सरकार के साथ लठ उठा के भी लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। कितने गांव के किसान आपको? 52 गाँव के किसान हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग इसमें शामिल हैं। किसान अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए सड़क पर है। अब सरकार तय करेगी, यदि ये सरकार ने ये नीति वापस न ली तो सरकार से टक्कर लेने के लिए हम तैयार हैं। मांग नहीं मानते, जिस तरह आज आया तो ज्ञापन हमने पहले भी दे चुके हैं, आज भी देंगे। ये एक लोकतंत्र की तरीका है। यदि सरकार हमारे से ऊपर कोई तानाशाही नीति बनाएगी तो हम उसका जवाब उसी हिसाब से देंगे। किसानों के सामने फसलों का दाम पाने का ही नहीं बल्कि फसलों को बचाने की चुनौती बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है हरियाली की दुश्मन बनी टिड्डियां। भारत लगभग 3 दशक बाद टिड्डियों के भीषण हमले का सामना कर रहा है, जो जून जुलाई में और ज्यादा बढ़ने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। ये अंधेरा बादलों की वजह से नहीं बल्कि आसमान से गुजर रहे टिड्डी दलों की वजह से है। ये रेगिस्तानी टिड्डियां राजस्थान के 16, गुजरात के 10 और मध्य प्रदेश के 15 जिलों के अलावा यूपी के आगरा, झांसी और बांदा जिलों तक फैल चुकी है। यूपी में ही 17 जिलों में इनके पहुंचने की चेतावनी जारी की गई है। इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान अभी तक राजस्थान के किसानों को पहुंचाया है। अरे टिड्डी प्रबंध करो पूरा की माने बर्बाद कर मेल दिया कि रह क्यों कोन मगरो चार सट पीणिया नीमड़ा केड़िया की कोन रह क्या दो। मंत्री जी मारो विनम्र अपील है कि किसान अत्ता दुखी या है टिड्डी दल आपने पूरा क्षेत्र के मायने नई में कपास उगाई, यहाँ जो कपास को बूंद कोई नहीं रखियो है और मतलब आम जन मतलब अत्ता दुखी है टिड्डियों के। मतलब हर किसान ने आज गवर्नमेंट ने संज्ञान जल्दी ले और माने किसान भाइयों ने हेल्प करनी चाहिए, माने कर्ज माफी करनी चाहिए मांगी। भारत लगभग 26 साल बाद टिड्डी दल के इतने बड़े हमले का सामना कर रहा है। ये टिड्डियां हवा के साथ फैल रही हैं और जहां बैठती हैं वहां सारी हरियाली चट कर जाती हैं। UN के खाद्य कृषि संगठन ने जून जुलाई में भारत में टिड्डियों के बड़े हमले की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए भारत ने इंग्लैंड से एरियल स्प्रेयर मंगाने का समझौता किया है, लेकिन ये कब भारत आएगा और कब कीटनाशकों का छिड़काव होगा ये अभी तय नहीं है। इसके साथ सवाल टिड्डियों से लड़ने के लिए कर्मचारियों की कमी का भी है।
न केवल केंद्र के अधीन आने वाले लोकस्ट वार्निंग संगठन में, बल्कि राजस्थान में कृषि विभाग में भी कृषि पर्यवेक्षक जैसे जरूरी कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। राजस्थान की हालत देखी जाए तो कृषि विभाग कार्मिकों की वजह से जूझ रहा है। अब इनको जल्दी से पूरा करके, क्योंकि एक मात्र कृषि पर्यवेक्षक होता है जो किसानों तक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसानों का, और किसानों तक योजनाएं पहुंचाता है। अब ऐसे में अभी सवाई माधोपुर की हालत देखें तो पश्चिमी राजस्थान से आने वाली टिड्डियां सवाई माधोपुर तक पहुंच गई, और सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा अमरूदों का काम है। और अब अमरूदों की फसलों में अभी तो फ्रूटिंग का टाइम है, और अभी जो नई पत्तियों को टिड्डियाँ खा रही है, तो ऐसे में कितना नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले टाइम पर किसानों को। होता है हमारी सरकार से मांग है कि भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके और किसानों को सौगात दे। रेगिस्तानी टिड्डियां जयपुर, सीकर और दौसा जैसे जिलों में पहुंच गई हैं। इसे देखते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने टिड्डी नियंत्रण के लिए केंद्र से ज्यादा संसाधन देने की मांग की है। इसके जवाब में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सिर्फ हर चीज के ऊपर यही कहना कि ये केंद्र का विषय, उससे इस समस्या का निजात नहीं होगा। मेरा यही कहना है कि हम आने वाले समय के अंदर इस जो आपदा है उसको कैसे नियंत्रण करें, इसकी भारत सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। टिड्डी नियंत्रण की जिम्मेदारी भले ही राज्यों के कंधों पर डाली जा रही हो, लेकिन इसके लिए बना खास लोकस्ट कंट्रोल संगठन केंद्र सरकार के अधीन आता है। सवाल लाजमी है कि अगर सारी चेतावनी और मुस्तैदी मौजूद थी तो आखिर ये टिड्डियां 40 से ज्यादा जिलों तक कैसे फैल गईं? जयपुर से रामस्वरूप लामलोड और झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और टिड्डियों के इस आतंक पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, समझते हैं। हमारे साथ महाराज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस के हेड प्रोफेसर अनिल कुमार चंगानी जी जुड़ गए हैं। चंगानी जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। टिड्डियों का आतंक मच गया है, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी जगह टिड्डियां, और खेती को उससे जबरदस्त नुकसान होने की आशंका है। कहा जा रहा है कि 1993 के बाद ये इतना बड़ा हमला हुआ है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लगातार चेतावनी दे रहा था। कोरोना के बीच इस पर आपको क्या लगता है कि कहीं ध्यान देने में चूक हुई, कहीं कोई लापरवाही बरती गई, क्या कहेंगे आप? तो जो टेम्परेचर भी है इस बार, जो रूटीन में मई के आखिर तक 48-50 डिग्री तक चला जाता है थार डेजर्ट में, वो इस बार 35 प्लस नहीं गया है। इट इज अराउंड 42 और 43 डिग्री सेल्सियस। ये अपने आप में लोकस की बहुत कंड्यूसिव और एटमॉस्फेयर बना रही है, उसके लिए हैबिटेट क्रिएट कर रही है। और इसके चलते इस बार जो इसकी तादाद है वो बहुत ज़्यादा आई है। रूटीन में जो थार डेजर्ट के डिस्ट्रिक्ट से वहीं तक नजर आता है, वही लोकस आज एमपी के, यूपी के कई सारे हिस्सों तक पहुंच चुका है। दूसरा, इसमें ऐसा हो गया कि लोकस की जो तादाद है, चूंकि अभी लॉकडाउन के चलते सारा का सारा स्टाफ लॉकडाउन में बैठा हुआ है, सभी जगह क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं। रेड जोन में जो स्टाफ काम कर रहा है, जोधपुर जैसे रेड जोन में, जहाँ पे कि लोकस कंट्रोल बोर्ड का मेन ऑफिस है, इस वजह से लोग बाग अभी अपना जो लोकस कंट्रोल का जो प्रोग्राम है उसको अच्छे से लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में वजह है। हाँ, लेकिन सरकार अपने स्तर पे इसको जितना जल्दी कोऑर्डिनेट कर लेगी, उतनी जल्दी हम इस लोकस से निजात पा पाएंगे। जी, तो ये तब है जब लगातार जो संबंधित विभाग हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्तैदी से इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर किसानों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। आपने किसानों को सुना। कम से कम ये अच्छा है कि राजस्थान में अभी बड़े पैमाने पर फसलें नहीं खड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि इसीलिए नुकसान कम है? और अब तो मॉनसून आने वाला है, फिर से नमी होगी, तो क्या टिड्डियों की संख्या और बढ़ेगी? और अगर बढ़ेगी तो किस तरह के नुकसान का आकलन? जैसा कि आप जानते हैं कि जो थार डेजर्ट है, वहाँ के लोग थोड़ा बारिश का पूर्वानुमान लगाते हैं, और ये पूर्वानुमान भी जो है, जो प्रकृति की जो रिएक्शंस होती है, जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिएक्शन है, उनकी ब्रीडिंग बायोलॉजी है, उसी को देख के लगाया जाता है। तो इस बार जिस तरह से केयर के ऊपर फ्लावरिंग एक ही बार आया और फ्रूट एक ही बार में मैच्योर होकर शेड कर गया, इसी तरह से जो सांगरी है वो भी इस बार भरपूर आई है। जो फ्लावरिंग थी बहुत अच्छे से आई, यंग फ्रूट भी है और मैच्योर फ्रूट तक वो पूरा पहुंचा। तो जो प्लांट की फिनोलॉजी है, जो बर्ड्स की ब्रीडिंग है, इस बार जो टिटेरिन अंडे दिए वो हायर प्लेसेस पे दिए। हाउस स्पैरो की जो ब्रीडिंग सक्सेस है वो 80% तक गई है। तो इन सभी नेचर की रिएक्शंस को देख के जो गाँव के बुजुर्ग हैं, जो किसान हैं, वो अपना पूर्वानुमान लगाते हैं, और उसको देखते हुए इस बार अच्छे मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। और उस पूर्वानुमान के चलते ये हो रहा है कि लोगों ने अभी से अपने खेत तैयार करने शुरू कर दिए, और देखा जाए तो अब शायद 15-20 दिन में जैसे ही रोइन तपते हैं और मिर्ग बाजते हैं, इस तरह की मारवाड़ी में कहावत है, इसके बाद सीधा का सीधा जेठ महीने में बाजरी की सोइंग कर दी जाती है। हालांकि अभी जो लोकस जिस तरह से आया है, अभी किसानों ने इतनी फसलों का
बिजाई नहीं करी है, लेकिन आने वाले टाइम में अपने आप में बहुत बड़ा सीरियस इशू ये बनने वाला है। जी, टिड्डियों का इस पैमाने पर आना क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। ये जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है, चक्रवात आ रहे हैं, आपको लगता है उसकी वजह से ये समस्या और गंभीर हुई है? क्या कारण है जो इस बार ये यूपी और एमपी तक पहुंच गई, यहाँ तक कि हरियाणा भी? तो जो प्लांट की फिनोलॉजी है, जो बर्ड्स की ब्रीडिंग है, इस बार जो टिटरिन अंडे दिए वो हायर प्लेसेस पे दिए, हाउस स्पैरो की जो ब्रीडिंग सक्सेस है वो 80% तक गई है। तो इन सभी नेचर की रिएक्शंस को देख के जो गांव के बुजुर्ग हैं, जो किसान हैं, वो अपना पूर्वानुमान लगाते हैं और उसको देखते हुए इस बार अच्छे मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। और उस पूर्वानुमान के चलते ये हो रहा है कि लोगों ने अभी से अपने खेत तैयार करने शुरू कर दिए और देखा जाए तो अब शायद 15-20 दिन में जैसे ही रोइन तपते हैं और मिर्ग बाजते हैं, इस तरह की मारवाड़ी में कहावत है, इसके बाद सीधा का सीधा जेठ महीने में बाजरी की सोइंग कर दी जाती है। हालांकि अभी जो लोकस जिस तरह से आया है, अभी किसानों ने इतनी फसलों का बिजाई नहीं करी है, लेकिन आने वाले टाइम में अपने आप में बहुत बड़ा सीरियस इशू ये बनने वाला है। इसलिए ये बहुत जरूरी है अच्छे मानसून में जब तापमान बढ़ेगा नहीं, टाइम से बारिशें मिलती रहेगी, मॉइस्चर बढ़ता रहेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ती रहेगी, इसके चलते टिड्डी का तादाद भी बढ़ेगा। इसलिए जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन है उसको अभी समय रहते ही टारगेट कर लिया जाए। बारिश होने से पहले जितनी हम ब्रीडिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे, जो जो आइडेंटिफाइड कॉलोनीज है उनको टारगेट करके हम उनकी पॉपुलेशन को नियंत्रित कर लेंगे। टिड्डी का जितना नियंत्रण बारिश से पहले हो जाएगा वो हम कर पाएंगे, वरना बारिश के बाद इस टिड्डी की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और शायद जिस तरह से आज कोरोना महामारी हमारे हाथों से बाहर निकल चुकी है, शायद इस बार अच्छे मानसून के होने के बावजूद हम अच्छी क्रॉप, अच्छे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे। अब सरकार ने मशीन स्प्रे के लिए यूके से मशीन्स मंगवाई हैं, ड्रोन के जरिए भी स्प्रे करने के लिए इजाजत मांगी है। पेस्टिसाइड्स अब आपको लगता है कि इस बड़े पैमाने पर खतरनाक लेवल पर इस्तेमाल होंगे और उससे खेती और मिट्टी को किस तरह का नुकसान? सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें ग्राउंड सर्वे करते हुए जो ब्रीडिंग कॉलोनी है उनको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आप अच्छे से, चाहे ड्रोन के थ्रू करें, चाहे आप मैनुअल स्प्रे करें, आप बहुत अच्छे से उस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे और टारगेट कर पाएंगे। और लोकस कंट्रोल के लिए जो पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, जो स्प्रे हम करते हैं, अगर उसको लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ अगर कोऑर्डिनेट करते हुए डालेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि जो यूजफुल स्पीसीज है, जो शेड्यूल 1 स्पीसीज है, जैसे गोडाउन है, कई सारे रेप्टर्स हैं, कई सारी शेड्यूल 1 की स्पीसीज है जो इस इलाके में पाई जाती है थार डेजर्ट में, उनको हम बचाते हुए लोकस की जो पॉपुलेशन है उसको टारगेट करते हुए स्प्रे कर पाएंगे। तो इस पेस्टिसाइड के इम्पैक्ट को मिनिमम करने के लिए ग्राउंड लेवल पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए स्प्रे करना बहुत जरूरी है। जी चंगानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए। स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क यानी स्वान की रिपोर्ट की माने तो 13 अप्रैल तक शहरों में फंसे कामगारों में से 96% को सरकारी राशन नहीं मिला था और 70% लोगों तक पका हुआ भोजन नहीं पहुंच सका। सरकारी आदेश के बावजूद मजदूरों को उनका भुगतान नहीं किया गया। यही वजह थी कि लोग इतनी बड़ी तादाद में गांव की तरफ जा रहे थे। लेकिन क्या गांव में हालात ठीक हैं? देखिए ये रिपोर्ट। शहरों में रोजगार छिना, काम धंधा बंद हुआ तो भुखमरी से बचने के लिए ये मजदूर गांव चल दिए। लेकिन गांव से आ रही तस्वीरें बताती हैं कि मुश्किलें यहां भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ये मामला है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के बुढ़वा गांव का। यहां केशकली के बेटे अहमदाबाद से वापस आ गए हैं। अभी कमाई का कोई जरिया नहीं है, इसलिए सरकारी राशन ही जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद है। लेकिन क्या वो इन्हें मिल रहा है? पंचायत घर गई है, प्रधान के लगे, प्रधान का वही की जा चिंतरिया थे कि इनका राशन दिवा जाके तो वो चिंतरियों का तो कहते जा जे का कोई दिन जाके अब जितने दिन में मिला तो उतने दिन में दे। अब सिर्फ केशकली ही नहीं, गांव के और लोग भी हैं जिन्हें राशन कार्ड ना होने की वजह से राशन नहीं मिल पा रहा है। मैंने 3 बार ऑनलाइन कराई है, एक बार कोटेदार से कराई। अच्छा, उसके लिए आपने कोई कीमत भी अदा की थी? मैंने 300 रुपये दिए थे उन्हें और 2 बार बाहर से कराई, वहाँ भी पैसे दिए, लेकिन मेरा कार्ड नहीं बना अभी तक। अच्छा। ना ही कोई राशन मिल पा रहा है, न राशन कार्ड बना हुआ है। राशन कार्ड कब से नहीं बना है आपका? हमारा एक बार बनवा नहीं पाया। अच्छा, ना एक बार नहीं बना, एक बार भी नहीं बनाया। आपका राशन नहीं बनाया तो आपने उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की है? हाँ, सब करा हुआ, करा के जमा करा दी ना, आई नहीं। देखो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, कोई संभावना नहीं है।
गांव वाले इसके लिए कोटेदार पर राशन देने में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोटेदार के अपने तर्क हैं। ना कि जो कुछ कहा जा कि हम न देवे गल्ला तो हम अपन चली गई रहन। अच्छा, चली के बस जब तक फिर देवे नहीं भी आई तो हम कैसे का कर हम तो लगवा ली नहीं। आपके सामने ये राशन डीलर हैं और ये बताएंगे कि इन्होंने अनाज क्यों नहीं दिया है। जी जाओ फिर ये सब हमका तमाशा दिखाए। उनका करने दो, चलो तुम अपन काम देखो। देखो इनका नाम है जी। नहीं, अभी जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन लोगों के राशन कार्ड में नाम नहीं है मिली तब अन्य तो देवे कि हम अपने घर से दे देंगे। बताओ जी। बिना राशन कार्ड वाले ही नहीं, जिन लोगों के पास राशन कार्ड हैं उन्हें भी पूरा राशन नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार के दावे हैं कि लोगों को निःशुल्क अतिरिक्त गेहूं या चावल के साथ साथ दाल या चना दिया जा रहा है। हाँ, मैं राशन लेने गया था तो वहाँ चावल तो मिले हमें 10 किलो, 2 यूनिट है, हम 10 किलो हमको चावल मिले, चने नहीं थे। कह रहे हैं कि नहीं है। बस हमें कहा इनकी खराब है तो भैया खराब है सही। अच्छा न दे। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा कि आप ले जाकर अपनी बकरी को खिला देंगे, इसलिए आपको चना नहीं देंगे। हमारे है ही नहीं बेटा तो कहाँ से पावन बकरी। ये हालात बताते हैं कि राजधानियों में बैठकर सरकारें गरीबों के लिए लाभ की जो नदियां बहाती हैं, वो गांव की इन गलियों और गरीबों की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही सूख जाती हैं। सवाल पुराना है लेकिन पूछना जरूरी है कि सरकारी आंकड़ों के फायदे जमीन पर क्यों बेहाल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से गौरव तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आपने देखी ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में किस तरह से जो महिलाएं हैं उन्हें राशन पाना मुश्किल हो गया है और क्या स्थिति है ग्राउंड पर। हम बात करते हैं, हमारे साथ स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क के वॉलंटियर दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। हमने ये रिपोर्ट दिखाई जहां महिलाएं राशन नहीं पा रही हैं, कोटेदार को लेकर उनको लग रहा है बहुत गड़बड़ियां हैं। सबसे पहले ये बताएं कि जिस नेटवर्क, जिस एसोसिएशन के साथ आप जुड़े हैं, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं ग्राउंड पर, क्योंकि पिछले महीने अप्रैल तक जो फाइंडिंग्स थी आपके नेटवर्क की, उसमें यह पता चला कि 96% लोगों को राशन नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास वेतन नहीं पहुंचा है, उन्हें पका हुआ खाना नहीं मिल रहा है। क्या स्थिति है? क्या पहले से स्थिति बेहतर हुई है? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो स्वान है, जो स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क का जो काम है वो पूरे हिंदुस्तान में है और हम नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक हम काम कर रहे हैं। तो हमने अभी तक 30,000 मजदूरों तक हम पहुंचे हैं, लोगों तक पहुंचे हैं। तो हमने इसमें देखा है कि जो आज की पिछले हफ्ते की जो एक डेटा हमारे पास रहा वो है 93% लोगों को अभी तक राशन नहीं मिला है और 91% लोगों को के पास अभी पैसे नहीं है और वेतन नहीं आ रहा है। ये अभी तक है। और फिर एक बहुत सबसे बड़ी जो समस्या है हम देख रहे हैं अभी कि जो लोग हैं उनको जो पीडीएस सिस्टम है हमारा, उसके तहत जो राशन मिलना था, राशन कार्ड होल्डर्स को, जैसे हम वेस्ट की बात करें, राशन कार्ड होल्डर्स को राशन तो मिल रहा है, उसमें सिर्फ ज्यादातर जो चावल और गेहूं मिल रहा है और दाल नहीं मिल रही है। और कई जगह पर जैसे ही हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में अनाउंस किया था कि तकरीबन जो भी लोग हैं उनको राशन कार्ड होल्डर नहीं है उनको भी मिलेगा, बट ऐसा हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जिनको राशन कार्ड होल्डर नहीं है उनको मिल रहा है, ऐसा हमने नहीं देखा है अभी तक। तो आपने जैसे बोला कि निर्मला सीतारमण जी ने पिछली बारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत क्लियरली ये बात कही थी कि प्रति परिवार 1 किलो दाल मिलेगी। उसके बाद अब जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बोला गया कि चना मिलेगा। आपका कहना है कि लोगों को ना दाल मिली और ना ही चना। किस तरह की फाइंडिंग्स? ये अभी गवर्नमेंट की फाइंडिंग्स देखें तो पिछले महीने का जो अंत तक सिर्फ 15% लोगों को 1 केजी दाल मिली थी और जो गवर्नमेंट ने अलॉट किया था वो 1.90 लाख टन था, जिसमें से सिर्फ 30,000 टन ही कंज्यूम हुआ था जी। जो अगर देखें आंकड़ा तो सिर्फ 15% लोगों तक ही पहुंच पाए थे 1 केजी जो दाल है।
अब इतना वक्त हो चला है, 2 महीने होने को आए, जो स्थिति पहले थी काफी बुरी हालत थी, अब इतने समय में जो सिचुएशन है वो स्ट्रीमलाइन हो गई है, व्यवस्थाएं मौजूद हैं या अभी हालत बद से बदतर हो गई है? अभी जो हालत है हम देख रहे थे, बहुत सारे मजदूर तंग आकर जो भी उनकी सेविंग्स थी वो कंज्यूम हो चुकी है, उनके पास कुछ बचा नहीं है। तो उस हालात से तंग आकर और पैसे ना होने के कारण वे लोग ट्रकों से पैदल हजारों किलोमीटर चलकर अपने गांव पहुंच चुके हैं। तकरीबन हमें ऐसा लगता है 60 से 70% जो माइग्रेंट है वो गांव में जा चुके हैं, और उनको ज्यादातर उसमें वो अपने ही जो व्हीकल से या पैदल निकले। और अब ऐसा है कि जो बचे हैं शहरों में और जो गांव में जा चुके हैं, उनके पास भी कोई राशन नहीं है और न ही कोई रोजगार है। और हालांकि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया उसके तहत जो मनरेगा के तहत उनको कुछ रोजगार दिया जाएगा, जिसके लिए 40,000 करोड़ का एक्स्ट्रा जो अलॉटमेंट हुआ है। बट मनरेगा के तहत जो स्कीम है उसमें सिर्फ 100 दिन काम मिलता है। तो होना ऐसा चाहिए कि कम से कम 200 दिन का काम मिलना चाहिए, ताकि जो मजदूर गांव में जा चुके हैं उनको कुछ रोजगार मिले। और होना ऐसा चाहिए कि जो मजदूर गांव में पहुंचे हैं या जो शहरों में हैं, उनको अभी रोजगार नहीं है, उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनको कम से कम 5 से 6 महीने तक वेतन, मिनिमम एक वेतन देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और ये इनसाइट देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।